है जो नशा नहीं करता। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शामिल होने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में सवाल किया गया। बॉस्टन के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक चर्चा के दौरान सीतारमण से पूछा गया, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री लखीमपुर की घटना पर चुप क्यों हैं? जब कोई सवाल किया जाता है तो बचने की कोशिश क्यों की जाती है? वित्त मंत्री ने इस जवाब पर कहा, लखीमपुर की हिंसा में 4 किसानों को मारा जाना बेशक निंदनीय है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी हर घटना को बराबरी से उठाना चाहिए, ना कि तब जबकि वे आपके माफिक हो। सीतारमण ने कहा, मेरी पार्टी या प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर डिफेंसिव नहीं है, बल्कि भारत को लेकर डिफेंसिव है। मैं भारत की बात करूंगी और मैं गरीबों को न्याय की बात करूंगी। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, यही मेरा जवाब है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का जेल में 7वां दिन है। जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई हुई थी। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामे से लेकर अब आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर बहस भी हुई। आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। एएसजी ने कहा, इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एनसीबी के पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे। एनसीबी के पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया, जहां से बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन के दमन तेज कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैनिक और पुलिस उन मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में ले रहे हैं जो व्हाट्सएप या जीमेल का इस्तेमाल कर रही हैं। चीन की सरकार इन्हें प्री क्रिमिनल्स बता रही है, यानी वो लोग जो भविष्य में गंभीर अपराध कर सकते हैं। साइबर क्राइम भी बताया जा रहा है, लेकिन चीन की इन हरकतों का खुलासा एक नई किताब इन द कैंपस चाइना हाईटेक पीनल कॉलोनी में किया गया है। सरकारी नेटवर्क और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। वॉशिंगटन में रहने वाली चीनी छात्रा शिन जियांग गई थी, जहां पर उसने व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल किया था। बाद में चीन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। घटना 2017 के आखिर की है। जो को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में उसे एक शर्त पर रिहा किया गया कि वह नियमों का पालन करेगी और रोज स्थानीय प्रशासन के पास हाजिरी दर्ज कराएगी। चीन में उइगर और हुई मुस्लिम समुदाय हैं, इन पर चीनी सरकार पैनी नजर रखती है। करीब 10 लाख चीनी मुस्लिम हिरासत में हैं और उनके टॉर्चर की कहानियां कई बार दुनिया के सामने आ चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। देर शाम एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हो चुके हैं। वह 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है, जहां से डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। डॉक्टर सिंह को शुगर की बीमारी भी है। उनकी 2 बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। पहली सर्जरी 1990 में ब्रिटेन में हुई, जबकि 2009 में एम्स में उनकी दूसरी बाईपास सर्जरी की गई थी। पिछले साल एक दवा के रिएक्शन और बुखार होने के बाद मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चला था। खास बात यह थी कि पूर्व पीएम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उन्होंने पहला शॉट 3 मार्च और दूसरा 4 अप्रैल को लिया था। नार्वो के कोंग्सबर्ग शहर में मंगलवार बुधवार की दरमियान रात एक व्यक्ति ने 3 कमान से हमला किया। घटना में 5 लोगों की जान गई, जबकि 2 घायल हैं।
हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके या मारे जाने वाले के बारे में अभी फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हमलावर ने कूप एक्स्ट्रा सुपरमार्केट में घुसकर लोगों पर हमला किया था। बाद में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। नॉर्वे को काफी शांत देश माना जाता है। अमूमन इस तरह के हमले वहां नहीं होते हैं, लेकिन अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि आतंकी हमला था या आपसी रंजिश। पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। कोंग्सबर्ग के पुलिस चीफ ओविन दास ने कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल अभी नहीं दी जा सकती। आरोपी ने सभी हमलों को अकेले अंजाम दिया था। कुछ लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए, लेकिन इनके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हमलावर ने सबसे पहले शहर के एक व्यस्त चौराहे पर मौजूद लोगों को निशाना बनाया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो जस्टिस मिनिस्टर मोनिका मिलैंड की घटना की जानकारी दी गई। आरोपी का पीछा करने के लिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर और बम स्क्वाड को भी तैनात किया था। वहीं हमलावर को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ड्रेमन इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट ने इस साल 5वीं बार स्पेस तक का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रचा है। बुधवार को हुई उस उड़ान में कनाडा के एक्टर विलियम शेंटर भी क्रू के तौर पर शामिल हुए। उनकी उम्र 90 साल है। NS-18 नाम के एक रॉकेट से एक कैप्सूल लॉन्च किया गया है। इसमें 4 क्रू मेंबर्स थे। इसमें विलियम के अलावा ब्लू ऑरिजिन के वाइस प्रेसिडेंट ऑड्रे पावर्स, प्लांट लैब के को फाउंडर क्रिस बाइगुजेन और मेडिटा के फाउंडर डी ब्रिस भी शामिल थे। ब्लू ओरिजिन के पास अमेरिका के वेस्ट टेस्कॉट में अपना लॉन्च पैड और प्राइवेट फैसिलिटी है। यहीं से रॉकेट ने उड़ान भरी। इसके कुछ मिनट बाद ही यह स्पेसक्राफ्ट धरती पर उतर आया। शुरू से आखिरी तक इस मिशन में 11 मिनट लगे। इनमें से 3 मिनट सबसे रोमांचक रहे। विलियम शेटनर ने हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज स्टॉक ट्रैक में कैप्टन किर्क का रोल प्ले किया था। इस बार वे हकीकत में एक ऐसे मिशन का हिस्सा बने। स्पेस टूरिज्म की दिशा में बेहद अहम और कामयाब बताया जा रहा है। उनकी उम्र 90 साल है। इसके पहले वेल्वी फ्रैंक ने 82 साल की उम्र में स्पेस का रुख किया था। यह मिशन भी ब्लू ऑरिजिन का था। इस पहले मिशन को जुलाई में लॉन्च किया गया था। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तैनात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर बुधवार को भारत और चीन के बीच जमकर तकरार हुई। चीन ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया, जिसे नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति नायडू पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान 9 अक्टूबर को अरुणाचल पहुंचे थे। बुधवार सुबह इस दौरे पर तिलमिलाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को सीमा विवादों और जटिल बनाने के कदमों को रोकने की चेतावनी दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को खारिज कर दिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अखंड और अभिन्न हिस्सा माना गया है। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को चीनी सेना की टुकड़ी ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए तवांग के करीब गश्त लगाने की कोशिश की थी। कुछ घंटों बाद यांगसे के करीब आमने सामने होने पर भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिसमें सैन्य वार्ता के बाद उन्हें छोड़ा गया। एक वीडियो क्लिप की वजह से कर्नाटक कांग्रेस में तूफान मच गया है। वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस अरब्बा और प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर एमएलए सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके सहयोगी के कथित भ्रष्टाचार की बात करते नजर आए। दोनों नेता उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दोनों फुसफुसाकर बात कर रहे थे, लेकिन सामने माइक रखे होने की वजह से सारी बातें सुनाई दे रही थी। दोनों नेता इस बात से अनजान थे कि उनका रिकॉर्ड बातें हो रही है। उनकी बातचीत का यह वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमिल मालवी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मालवी ने लिखा, दोनों नेता बात कर रहे हैं कैसे पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार रिश्वत लेते हैं। उनके एक करीबी ने कलेक्शन से 50 से 100 करोड़ की कमाई की है। वीडियो में सलीम को कहते सुना जा रहा है कि शिव कुमार सिर्फ उगाही करने वाले व्यक्ति हैं। पहले कमीशन में 6 से 8% लिए जाते थे। डीके शिव कुमार के आने के बाद उन्होंने 12% कर दिया। यह सभी डीके का एडजस्टमेंट है, यह एक घोटाला है।
उसके सहयोगी ने लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। सोचिए कि डीके ने कितना कमाया होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। साधारण भाषा में तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल समझ गया है। बता दें कि पंजाब में फिलहाल स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई में बीएसएफ की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो केंद्र के इस फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल ने इसका जोरदार विरोध भी किया। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे राज्य के अधिकार पर हमला बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवीन ठकुराल ने उनकी ओर से ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तान की ओर से पंजाब में भेजे जा रहे हैं। बीसीएफ की बड़ी उपस्थिति और शक्तियां भी हमें और मजबूत करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटे। ग्लोबल वार्मिंग इस वर्ष जिन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वे भौतिकी की अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए हैं। जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं यह हमारा पर्यावरण, जलवायु और उसकी गंभीरता समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। अब तक इसमें अनियमितता और नियंत्रितता समझा जा रहा है, लेकिन अब इसके तौर तरीके पहचाने जा सकेंगे। मौसम में होने वाले बदलावों को न केवल गणितीय बल्कि भौतिकी आकलन करना संभव होगा। बदली हुई जलवायु का मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभावों का अनुमान लगाना जा सकेगा। इन वैज्ञानिकों के शोध से यह भी साबित होता है कि जलवायु परिवर्तन के ये भौतिकी मॉडल पूरी तरह से विश्वसनीय क्यों है। जलवायु संबंधी कई मॉडल्स विकसित किए गए। उनके मॉडल से पता चलता है कि वातावरण में बढ़ रहे तापमान के लिए कौन से कारक कितने दोषी हैं और इसमें मानवीय कारक किस कदर है। अब नोबेल की प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद पर्यावरणवादियों के दावों को पर संदेह करने और ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में उनकी पुनर्निर्माण चेतावनियों को खारिज करने के इसे भयान 2 का हथियार मानने वाले अब उतरने प्रखर और प्रबल नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार गुरुवार यानी आज हाईकमान से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के निवास पर हरीश रावत और वेणुगोपाल से मुलाकात हो सकेगी। सिद्धू का बीते दिनों अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा अभी तक हाईकमान के पास ही है। इस अवधि के दौरान सिद्धू के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी अच्छे संबंध नहीं रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर सवाल खड़े किए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके निशाने पर थे। डीजीपी और महाधिवक्ता की नियुक्ति के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बिजली बेअदबी और ड्रग मामले में सिद्धू चन्नी सरकार को घेर चुके हैं। सिद्धू खुद की पसंद की नियुक्ति चाहते थे। पंजाब में चन्नी सरकार के दौरान सिद्धू खुद को सुपर सीएम की भूमिका में रखना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब के जीरकपुर में लखीमपुर तक कांग्रेस ने रोष मार्च निकाला। इस दौरान सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ है। सिद्धू सीएम चन्नी के बेटे की शादी में भी नहीं गए, उल्टे उसी दिन पंजाब में बिजली संकट को लेकर चन्नी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। तो फिलहाल इस और बुलेटिन की खास खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।